दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग एवरेज वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अभी आज हम पहले इसको समझेंगे मैथमेटिकली और नेक्स्ट एपिसोड में इसके ऊपर एक दो एक्सपेरिमेंट करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एवरेज वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, किसी भी फंक्शन की या किसी भी सिग्नल की हम एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिलसिला। सबसे पहली बात तो यह कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो हम पीरियोडिक फंक्शंस की ही बात करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन आप ले लीजिए और वो फंक्शन मान लीजिए कुछ इस तरह का है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। वो फंक्शन टाइम के साथ बदल रहा है। सोचिए वो फंक्शन जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन भी हो सकता है, मतलब पोजीशन फंक्शन भी हो सकता है। ये फंक्शन आपका, अगर आपने 12th क्लास पढ़ ली है तो मैं इसको करंट बोल सकता हूं, मैं इसको वोल्टेज बोल सकता हूं। ये किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है जो टाइम के साथ बदल रहा है अपनी वैल्यू को। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरे पास टाइम एक्सिस है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे मान लीजिए आगे तक ये चेंज हो रहा है। पीरियोडिक फंक्शन है, अभी आगे तक जा रहा है, ये रुका नहीं है। और ऐसे पीछे भी है ये, और ये हाइट है मेरी 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ft की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसका मतलब समझना है कि एवरेज असल में क्या होती है, एवरेज का मीनिंग क्या होता है और उसको निकालते कैसे हैं, वो हमें आज के एपिसोड में समझना है दोस्तों। तो कैसे देखें एवरेज और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का वो कैसे बना वो फॉर्मूला, वो देखते हैं। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फोरियर। ठीक है, तो फोरियर बेसिकली वो मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हमें इस एवरेज के बारे में समझाया। उन्होंने बोला कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है ft, अगर मेरे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि एवरेज या आरएमएस वैल्यू आप जो सीखोगे ना वो पीरियोडिक फंक्शंस की ही होती है। तो ft अगर कोई मेरा पीरियोडिक फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है ना, तो आप उस ft को ऐसे लिख सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो, उसको टुकड़ों में देख सकते हो। वो कई चीजें उनसे मिल के बना हुआ है। कैसे? उसमें एक होगा a0 प्लस समेसन an cos ऑफ n ओमेगा नॉट t n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी प्लस समेसन bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, उसने ये बोला। अब इसको थोड़ा मैं और खोल के बताता हूं कि ये क्या चीज है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। फोरियर सीरीज, इसको क्या बोला जाता है? फोरियर सीरीज। फोरियर के नाम पे बना है, फोरियर नाम था बंदे का। ठीक है, फोरियर सीरीज। तो उन्होंने बोला कि भाई किसी भी ft, कोई अगर ft मेरा पीरियोडिक फंक्शन है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, n को ओपन करके दिखाऊं, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब चीजों को देखते हैं क्या होता है। पहले इसको जरा ओपन करते हैं, समेशन को ओपन करते हैं। तो ft क्या हो गया, एक हो गया a0 प्लस, अब इसको समेशन को ओपन करोगे तो क्या बनेगा, n की वैल्यू 1 से शुरू करो, a1 cos ऑफ ओमेगा नोट t प्लस a2 cos ऑफ 2 ओमेगा नोट t प्लस a3 cos ऑफ 3 ओमेगा नोट t एंड सो ऑन, आगे तक चले जाओ। ठीक है भाई, इस तरह से लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इसको ओपन करूं तो प्लस में ही आएगा, b1 साइन ऑफ ओमेगा नोट t प्लस b2 साइन ऑफ 2 ओमेगा नोट t प्लस b3 साइन ऑफ 3 ओमेगा नोट t एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो फोरियर जनाब कहते हैं कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन अगर है तो उसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म होगी जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। टाइम के साथ अगर फंक्शन की वैल्यू बदल रही है तो अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं तो इसमें एक ऐसी टर्म है जो टाइम के इंडिपेंडेंट है। प्लस इसके अंदर कौन सी टर्म्स होंगी, कोसाइन टर्म्स। प्लस इसके अंदर कौन सी टर्म्स होंगी, साइन टर्म्स। इनसे मिलके बना हुआ है। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड एक कांस्टेंट टर्म, उन सब से ये मिलके बना हुआ है। उन सबको अगर आप मिला दोगे, जोड़ दोगे, सबको, सारे सिग्नल्स को जोड़ दोगे तो ऐसा सिग्नल आप पैदा कर सकते हो।
ठीक है। और ये हर पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर बात की है इसने कि हर पीरियोडिक सिग्नल में यही टर्म्स मिलके बनी होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये सारी की सारी टर्म्स प्रेजेंट ना हो सकता है कुछ टर्म्स एब्सेंट हो जाए, हो सकता है किसी सिग्नल में कोसाइन टर्म्स ना दिखें आपको, केवल साइन टर्म्स दिखें, हो सकता है किसी में साइन टर्म्स दिखें कोसाइन ना दिखें, हो सकता है कि डीसी कंपोनेंट ना दिखे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये कंपोनेंट ना दिखे आपको, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट जो कांस्टेंट वैल्यू रखता है, इसको कई बार हम डीसी कंपोनेंट भी बोल देते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी कंपोनेंट भी बोल देते हैं। और इसको हम बोल देते हैं एसी, ये ऑल्टरनेटिंग है ना भाई, कोसाइन वेव क्या होती है, सारी ऑल्टरनेट करती हैं, तो इनको एसी कंपोनेंट भी बोलते हैं, एसी टर्म्स भी बोल देते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट का मतलब फिलहाल के लिए वो मत समझिए जो बिजली वाला करंट होता है, वो मत समझिए, आप ये समझिए कि एसी टर्म्स है, ठीक है। और ये क्या है, डीसी टर्म्स है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो उसने बोला कि भाई कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होगा वो इन्हीं से मिलके बना हुआ, ये यूनिवर्सल सेट है, बट जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स प्रेजेंट हो, कोसाइन भी और साइन भी। ऐसा हो सकता है कि कुछ कोसाइन टर्म्स हो, कुछ साइन टर्म्स हो, एक दो कोसाइन हो, बाकी सारी साइन हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी साइन टर्म्स ही हो, कोसाइन हो ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि सारी सारी कोसाइन टर्म्स हो, साइन हो ही ना। ऐसा हो सकता है कि डीसी भी ना प्रेजेंट हो, कांस्टेंट वैल्यू भी ना प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है। बट ये यूनिवर्सल सेट है, इन्हीं से, इनमें से ही कोई ना कोई टर्म से मिलके बना होगा ये, इससे बाहर कोई चीज नहीं होगी। फोरियर ने ऐसा हमें बोला। फोरियर ने हमें यह भी बोला कि ये जो A1, A2, A3 अप टू AN, जो AN है, ये AN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे जो N है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने बताया ऐसा बात है। ओमेगा नोट क्या होगा दोस्तों, ओमेगा नोट होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जैसे फंडामेंटल पीरियड होता है ना, वैसे ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये निकालते कैसे हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है 2π/t, आप जानते हो। टाइम पीरियड यहां से पता चल जाएगा आपको कितने देर के बाद ये रिपीट कर रहा है, 2 के बाद सेम ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, पाई। ऐसे और भी तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, सबके लिए वैलिड है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ओमेगा नोट क्या है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n को हम लोग एक नया नाम देते हैं, दैट इज नोन एज हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स, n को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हार्मोनिक टर्म है, सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे इसको थर्ड हार्मोनिक कोसाइन टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड हार्मोनिक साइन टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड हार्मोनिक साइन टर्म्स बोलेंगे, अगला फिफ्थ हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक साइन टर्म्स बन जाएगा। n की वैल्यू जो है हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। हार्मोनिक का मतलब कुछ नहीं होता, आप ये समझिए, हार्मोनिक का मतलब डबल, जैसे सेकंड हार्मोनिक है तो वो क्या है, उसमें जो वेरिएशन होगा, उसमें जो बदलाव होगा कोसाइन टर्म में, वो इस टर्म्स के कंपैरिजन में डबल फ्रीक्वेंसी से होगा। अगर मैं ये प्लॉट करके दिखाऊं या ये प्लॉट करके दिखाऊं तो उनमें आप डिफरेंस को देख सकते हो। जरा मैं प्लॉट करके दिखाता हूं। सबसे पहले साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी को देखिए। अगर मैं साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी को दिखाऊंगा तो साइन वेव कैसी होती है, साइन वेव मेरी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। साइन वेव मेरी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है, ओमेगा नोट है, इस तरह का। तो अगर मैं 2 ओमेगा नोट टी की बात करूं, एम्पलीट्यूड इसका अलग है, इसका अलग है, चलो इसका B2 को मैं छोटा मान लेता हूं B1 से। भाई B2 का जो B1 का जो एम्पलीट्यूड था वो इतना था, अब B2 जो है वो मान लीजिए थोड़ा छोटा है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, जरूरी नहीं है छोटा हो, बट मान लीजिए 1 मिनट के लिए छोटा हो। मैं इसको प्लॉट करके दिखाना चाहता हूं। इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है दोस्तों, सेकंड हार्मोनिक है, ये डबल फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल से। तो इसका मतलब यहां पे जो इसकी एक साइकिल पूरी हुई थी फंडामेंटल की, तो इसकी कितनी साइकिल पूरी हो जाएंगी, 2 साइकिल पूरी हो जाएंगी दोस्तों। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा सेकंड हार्मोनिक को, तो कैसे बनाऊंगा, यहां तक उसकी 2 साइकिल पूरी करनी है मुझे। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। एम्पलीट्यूड को मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूं सो दैट आप जो है ना देख सको कि भाई इनमें मिक्सिंग ना हो दोनों सिग्नल में, ठीक है। तो इसलिए मैंने एम्पलीट्यूड को छोटा ले लिया। तो जरा देखिए सेकंड हार्मोनिक कैसे बनाओगे। ये भी साइन वेव ही है, तो 0 से ही शुरू करूंगा और ऐसे जाऊंगा ऊपर और ऐसे बना दिया। ये है मेरा सेकंड हार्मोनिक। जब इसकी एक साइकिल पूरी हो रही थी तो जो सेकंड हार्मोनिक था उसकी जरा देखो, एक साइकिल यहां पे हो गई, एक साइकिल यहां, तो 2 साइकिल पूरी होगी इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, मैं थर्ड हार्मोनिक को बना सकता हूं, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 गुना है फंडामेंटल का। तो थर्ड हार्मोनिक जो है यहां तक कितनी हो जाएंगी, 3 पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे बनाओगे आप। थोड़ा सा ये मेरे लिए थर्ड हार्मोनिक प्लॉट करना। हाँ जी, जरा देखिए साइन वेव है,
तो देखो ये भी साइन वेव ही बनाया मैंने, ध्यान से देखो, ये भी साइन वेव ही है, इसका एम्पलीट्यूड B3 थोड़ा छोटा ले लिया सो दैट मिक्सिंग ना हो। जरूरी नहीं है कि एम्पलीट्यूड ये B3 छोटा ही आए B1 से, डिपेंड करता है शेप पे, वेव शेप कैसी है फंक्शन की। अलग अलग वेव शेप के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड निकल के आएंगे, इनको निकालना सिखाऊंगा मैं कैसे बताते हैं, मतलब सिखाएंगे नहीं क्योंकि वो आपकी हायर स्टडी का पार्ट है, बट मैं आपको बस बता रहा हूं कि थर्ड हार्मोनिक क्या होता है। तो देखो यहां तक एक साइकिल पूरी हुई थी फंडामेंटल की, तो थर्ड की कितनी होगी, एक ये होगी, 2 और यहां तक 3, तो 3 साइकिल पूरी होगी, इसलिए इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक साइन टर्म। जरूरी नहीं है कि ये ऊपर से ही दिखाओ, आप ऊपर से ही दिखाओ। अगर ये कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, B3 नेगेटिव आ गया, इसका जो एम्पलीट्यूड है नेगेटिव आ गया, तो इसको नीचे से शुरू कर लेंगे, भाई नीचे से दिखा दो। अगर नेगेटिव है तो नीचे, माइनस साइन है तो नीचे से दिखा दो। तो पहले हार्मोनिक का मीनिंग समझिए। यहां पे हार्मोनिक का क्या मतलब, हार्मोनिक का कोई मतलब नहीं होता। हार्मोनिक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीपल फ्रीक्वेंसी दिखेंगी। अगर जैसे थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक का मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके 3 गुना फ्रीक्वेंसी से उसमें वेरिएशन हो रहा है, उसको थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना सा पॉइंट है। तो फोरियर ने बोला कि n मेरा हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ओमेगा नॉट मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है उसको अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो उसके अंदर क्या नजर आएगा, एक तो आपको कांस्टेंट टर्म नजर आएगी, कई बार 0 भी होगी ये, कई बार नहीं भी नजर आएगी, बट ये यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर रहा है वो, कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो एक तो कांस्टेंट टर्म नजर आएगी, एक आपको कौन सी टर्म्स नजर आएंगी, कोसाइन टर्म्स नजर आएंगी और साइन टर्म्स नजर आएंगी। हार्मोनिकली रिलेटेड कोसाइन टर्म्स एंड साइन टर्म्स से मिलके बना होगा वो सिग्नल, ठीक है। हार्मोनिकली रिलेटेड साइन टर्म्स एंड कोसाइन टर्म्स का मतलब वही होगा ना, उसमें हार्मोनिक्स होंगे साइन एंड कोसाइन टर्म्स के। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक कोसाइन टर्म, और bn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक साइन टर्म। तो an और bn हर एक सिग्नल पे बदलते रहेंगे भाई। अगर सोचे किसी सिग्नल का bn 0 आ गया, bn 0 आने का मतलब उसमें साइन टर्म्स नहीं आएंगी। किसी सिग्नल का an 0 आ गया, इसका मतलब उसमें कोसाइन टर्म्स नहीं आएंगी। तो आपको हर पीरियोडिक सिग्नल के निकालने पड़ेंगे an bn। an अगर आपने निकाल दिया तो उसमें n की वैल्यू को बदल बदल के आप देख सकते हो कि अलग अलग कोसाइन टर्म्स का क्या एम्पलीट्यूड आएगा। आपने अगर an निकाल लिया समहाउ अगर आपको an निकालना आ गया तो आप बता सकते हो कि जो कोसाइन टर्म्स आ रही हैं इनका एम्पलीट्यूड क्या है, ये भी आप बता सकते हो। ऐसे अगर आपने bn निकाल लिया तो आप बता सकते हो कि जो मेरे पास साइन टर्म्स हैं, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो साइन टर्म्स हैं, अलग अलग हार्मोनिक जो है, उनका b1 b2 b3 उनका एम्पलीट्यूड क्या है। बस bn निकाल के n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो b3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो b2 आ जाएगा भाई, सही बात है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके एम्पलीट्यूड को भी निकाल सकते हो दोस्तों। an एंड bn को कैलकुलेट अगर आपने कर दिया तो an bn से आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म एब्सेंट है। जैसे bn 0 ही आ गया, bn फॉर ऑल n bn 0 आ गया, bn 0 आ गया तो इसका तो साइन टर्म्स नहीं होंगी। अब आप बोलोगे सर निकालें कैसे bn an और a नॉट को। देखो मैं ये तो निकालना नहीं बता रहा हूं bn an कैसे निकलेगा, बट पहले हम a नॉट के बारे में देखेंगे। इन तीनों को निकालते हैं ना यार, इन तीनों को निकालते हैं, देखते हैं कि क्या बनेगा। इनके ऊपर मैं निकालना नहीं सिखाऊंगा, बट थोड़ा बेसिक लेवल का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं निकालने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जरा देखिए। तो मैंने आपको बताया कि भाई फोरियर ने हमें क्या बोला, फोरियर ने हमें बोला कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है उसके अंदर आपके एक कांस्टेंट टर्म होगी, प्लस कोसाइन टर्म्स होंगी, प्लस साइन टर्म्स होंगी। वो एक यूनिवर्सल सेट के बारे में उसने बता दिया, और उसने ये भी बताया कि आपको कैसे ये निकालने हैं। सो दैट आप चेक करो कि कौन सी टर्म प्रेजेंट होगी, कौन सी टर्म इनमें से एब्सेंट होगी। ये यूनिवर्सल सेट उन्होंने बता दिया। अब जरा देखिए, अब एक और इंटरेस्टिंग बात आता हूं इनको निकालने से पहले। मुझे एक बात आइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास भाई साइन ओमेगा नोट है, कोई b1 साइन ओमेगा नोट, अगर मैं ये साइन वेव ले लूं, ध्यान से देखना भाई, ये मेरे साइन वेव है, एक पीरियड में दिखा रहा हूं, ये है मेरे पास b1 साइन ऑफ ओमेगा नोट टी, मैंने एक पीरियड आपको दिखाया। तो अगर मैं इस b1 साइन ओमेगा नोट टी का इंटीग्रेट करूं इसको अंडर 1 पीरियड, 0 से लेकर t तक मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एरिया अंडर 1 पीरियड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी इंस्टेंट t पे देखो ये dt बन गया, dt लेंथ मेरी ये बनेगी भाई, ये मेरा dt आ गया, दिस इज dt लेंथ, ठीक है, स्मॉल लेंथ dt।
और जो हाइट है इस रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल नजर आएगा। आप बोलोगे सर रेक्टेंगल कहाँ है, ऊपर तो तिरछा सा है, इतना पतला है कि आपको तिरछा नजर नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल ही नजर आएगा। तो आप बता सकते हो हाइट क्या आएगी। तो किसी भी इंस्टेंट टी पे अगर हाइट देखनी है तो उसमें टी की वैल्यू पुट कर दो, तो हाइट जो है वो यहां से पता चल जाएगी। ये मेरी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी इंस्टेंट टी पे, किसी इंस्टेंट टी पे ये जो हाइट है ये इस फंक्शन से ही पता चल जाएगा ना, फंक्शन की वैल्यू से। तो ये फंक्शन की वैल्यू है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, और इंटीग्रेट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा 0 से लेकर टी तक। और ये एरिया बनेगा 0। क्यों बनेगा 0 बताओ? क्योंकि आप खुद सोचिए यहां से यहां तक कैसा है, पॉजिटिव एरिया है, तो फिर उतना ही क्या है फिर मेरा बताओ भाई, 0 से t/2 तक पॉजिटिव एरिया है, और t/2 से लेकर t तक क्या है फिर नेगेटिव एरिया। तो टोटल एरिया क्या आएगा 0। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर मैं आपसे ये बोलता कि मैं 0 से t ही ले रहा हूं, बट इस बार मैं b2 sin 2 ओमेगा नॉट t का एरिया ले रहा हूं, और 0 से लेकर t तक ही देख रहा हूं। अब मैं सेकेंड हार्मोनिक को देख रहा हूं, और सेकेंड हार्मोनिक का एरिया निकाल रहा हूं 0 से लेकर t तक। तो अगर मैं सेकेंड हार्मोनिक को देखूं यहां पे, तो सेकेंड हार्मोनिक कुछ इस तरह का नजर आएगा, मुझे बताइए भाई। सेकेंड हार्मोनिक ये नजर आएगा, और मैं यहीं तक का एरिया देख रहा हूं 0 से t, तो भी तब भी 0 ही आएगा भाई। आप खुद सोचिए, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही क्या है बताओ जरा, उतना ही नेगेटिव एरिया है। टोटल पॉजिटिव एरिया इक्वल टोटल नेगेटिव एरिया। जितना पॉजिटिव एरिया है यहां तक, उतना ही मेरा नेगेटिव एरिया है। सिग्नल का एरिया नेगेटिव भी हो सकता है, फंक्शन का एरिया नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता था एरिया। ठीक है, पॉइंट को समझिए। ये सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये तो कोई सिग्नल, कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसका एरिया नेगेटिव हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये टोटल एरिया जो बनेगा वो आपका यहां तक का 0 बनेगा। 0 से t इंटीग्रेट करोगे 0 आएगा। अगर मैं थर्ड हार्मोनिक ले लेता तब भी 0 आता, चेक करके देख लो। अगर मैं थर्ड हार्मोनिक लेता, मैं अलग कलर से बना देता हूं। थर्ड हार्मोनिक कुछ इस तरह का बनेगा भाई, ब्लू कलर से बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरा थर्ड हार्मोनिक है, ये देखिए। तो इसका भी अगर t तक का एरिया निकालोगे, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। देखो भाई, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही मेरा क्या है बताओ, नेगेटिव एरिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका भी टोटल एरिया क्या बनेगा 0। तो आप ये कह सकते हो क्या कि bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t, bn की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये तो कांस्टेंट है ना। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से t के बीच, t मतलब जो फंडामेंटल पीरियड है फंक्शन का, चाहे n की वैल्यू 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, चाहे 5 लो, कुछ भी ले लो, ये ऑलवेज क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली साइन की जगह अगर कोस ले लोगे तो क्या फर्क पड़ना है, कोस भी तो साइन का ही पार्ट है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। यहां पे कोस ले लो, ठीक है, an cos ऑफ n ओमेगा नॉट t dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से t, तो ये भी क्या बनेगा दोस्तों, ये भी 0 बनेगा। ठीक है, इसको भी चेक करके देख लो आप, कोसाइन वेव को ड्रॉ करके देख लो 0 से पूरा पीरियड। कोसाइन वेव कैसी होती है, कोसाइन वेव अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखूं तो ऐसी होती है भाई। तो ये 0 है, तो यहां पे फिर से t आएगा इसका। तो यहां तक अगर आप देखोगे ये एक साइकिल है, फंडामेंटल वेव दिखाई है मैंने। तो जितना ये पॉजिटिव एरिया है उतना ही क्या है बताओ, नेगेटिव एरिया है, 0 आएगा। फिर इसमें सेकेंड हार्मोनिक ले लो 2 कोसाइन। ठीक है, तो यहां तक 2 साइकिल पूरी करनी है, यहां तक 1 साइकिल पूरी करनी है। तो जरा देखिए सेकेंड हार्मोनिक अगर आप देखोगे, कोसाइन है ना भाई, कोसाइन है तो कैसे दिखाओगे बताओ, ऐसे दिखाओगे। ठीक है, ये देखो ये मेरा सेकंड हार्मोनिक हो गया। आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक 1 साइकिल हो गई, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरी साइकिल हो गई। तो सेकंड हार्मोनिक ये हो गया। तो आप देख सकते हो जितना पॉजिटिव एरिया है, जितना ये टोटल पॉजिटिव एरिया है, उतना ही मेरा क्या है बताओ, नेगेटिव एरिया है। तो टोटल एरिया स्टिल क्या बनेगा 0। तो इसका मतलब यहां पे चाहे bn लो, चाहे an, कोसाइन टर्म्स लो, चाहे साइन टर्म्स लो, अगर आप अंडर 1 पीरियड ले रहे हो वो 0 ही आएगा। n के इंडिपेंडेंट, चाहे n की वैल्यू को 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, 4 लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 0 आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप बिल्कुल तैयार हो ए नोट को निकालने के लिए। अब ए नोट को देखते हैं क्या आएगा। मैं रब कर रहा हूं भाई इसमें, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। अब ए नोट को कैसे निकालें, जिसको हमने डीसी कंपोनेंट बोला है, जिसको हमने डीसी कंपोनेंट बोला है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इस पूरे फंक्शन पे, इस पूरे फंक्शन को बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका एरिया निकाल देते हैं बोथ साइड। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोस्तों, तो क्या बनेगा दोस्तों बताइए, ये बनेगा एफ टी डी टी 0 से t,
सही है भाई, इज इक्वल टू, ये तो इधर का हो गया, इधर का क्या बनेगा, ए नोट डी टी 0 से लेकर टी तक, ठीक है भाई, ए नोट डी टी 0 से लेकर टी तक प्लस समेशन ए एन, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसको अगर चाहे समेशन को बाहर लगा दो चाहे इंटीग्रेशन के अंदर लगा दो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है भाई। पहले इंटीग्रेट कर लो, बाद में समेशन ले लेना, एन तो एन ही रहेगा ना, एन तो नहीं चेंज होगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो आप। क्या बन जाएगा, कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी डी टी, एन की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक, प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा, ऐसे ही समेशन बी एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यहां पे क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी डी टी। एन वाली टर्म को बाहर ले सकते हो भाई, क्योंकि एन के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, तो एन तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, एन को बाहर ले लो, पहले इसको सोल्व कर लो, बाद में एन की वैल्यू पुट करते रहना। तो अब आप बताओ, ये अभी अभी पढ़ा हमने, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये तो एरिया है 0 से, तो ये तो क्या बनेगा, ये तो 0 ही बनेगा, और ये साइन वेव का एरिया क्या, ये भी 0 बनेगा, तो ये दोनों तो 0 ही हो गए भाई, इनको तो छोड़ ही दो ना, अल्टीमेटली बचा ये। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट मेरा बाहर आ गया, और यहां पे बचा 1 डी टी, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, बाकी ये सब 0 हो गए जब एरिया अंडर 1 पीरियड निकाल रहे हो। तो यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने ए नोट की वैल्यू निकाल ली, ए नोट टी को इधर ले आओ, तो 1 बाई टी 0 से टी एफ टी डी टी, आप कह सकते हो एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, आप इसको क्या लिख सकते हो, एरिया अंडर 1 पीरियड, एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ये क्या बन गया दोस्तों मेरा, ये मेरा बन गया ए नोट की वैल्यू, ए नोट माने डीसी कंपोनेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, इसी को फंक्शन की एवरेज वैल्यू बोली जाती है दोस्तों। एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, देखो टी से नीचे डिवाइड किया हुआ है, और ये एरिया अंडर 1 पीरियड है फंक्शन का, तो जरूरी तो नहीं है ये ऑलवेज नॉन जीरो आए, डिपेंड करेगा एरिया अंडर 1 पीरियड पे। एरिया अगर एक पीरियड के अंडर फंक्शन का एरिया 0 आ गया तो उसकी एवरेज वैल्यू भी 0 हो जाएगी फंक्शन की, ठीक है। इस एफ टी का एरिया देखना है अब आपको, वो बताएगा कि भाई उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डीसी कंपोनेंट है कि नहीं है, एवरेज वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। जरा देखिए अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिर आप बोलोगे सर ए एन और बी एन भी बताओ ना। सच बताऊं तो ए एन और बी एन की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप 11-12 तक की बात करो तो उसके लिए इनकी जरूरत नहीं है। वैसे मैं बता भी दूंगा जब हम आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे तो इसको मैं समझाऊंगा कि ए एन बी एन कैसे कैलकुलेट, बट सच बताऊं तो आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए, सिर्फ ए नॉट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया। अब जरा देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, अब जरा देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, अब जरा एवरेज वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो हमने बताया कि एवरेज वैल्यू असल में कहां से बनी, कैसे आई, ठीक है। एवरेज वैल्यू का मतलब था डीसी कंपोनेंट, ठीक है। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो आगे चल के देखेंगे, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और हम क्यों निकालते हैं एवरेज वैल्यू, क्यों हम देखते हैं, असल में जरूरत ही क्या है एवरेज को देखने की, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बट एवरेज निकालेंगे कैसे वो जरा समझिए। तो इसका पीरियड देख लो पहले क्या है, जैसे इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू पूछिए आपसे तो कैसे निकालोगे दोस्तों। हमें पता है एवरेज वैल्यू क्या होती है, एरिया अंडर 1 पीरियड, एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये आपका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब बताइए एरिया अंडर 1 पीरियड क्या आएगा, अगर मैं इसमें देखना चाहूंगी एरिया अंडर 1 पीरियड क्या निकलेगा। तो एक पीरियड देख लो पहले, एक पीरियड तो 2 तक ही है, ये रिपीट कर रहा पीछे भी और आगे भी, तो एक पीरियड कहां तक बनेगा 2 तक, तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल लो, इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है, इसमें तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। भाई आप ऐसे लिखोगे 0 से लेकर टी तक और एफ टी डी टी, और फिर आप 1/t करोगे तो ये तो लंबा नहीं जाएगा, ऐसे इंटीग्रेशन में लिखोगे तो सीधा एरिया ही निकाल दो यार इसका। भाई इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ही होता है, तो आप क्यों ट्रायंगल से आ रही है तो ट्रायंगल का एरिया तो हमें वैसे ही पता होता है। तो पहले तो ट्रायंगल का एरिया बताओ, ट्रायंगल का एरिया बनेगा 1/2 इंटू दिस लेंथ इंटू दिस हाइट, ये हाइट है मेरी 10, ये हो गया एरिया अंडर 1 पीरियड, डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू है 2, तो देखो ये 2 से 2 कट गया और अल्टीमेटली क्या आ गया बताओ, 5 आ गया हमारे पास।
इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर जो डीसी वैल्यू है वो 5 है। 5 जो है इस फंक्शन की डीसी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है इस फंक्शन की 5। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, ऐसे ही और सिग्नल देखते हैं जिनकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। कई बार क्या होता है, आप जरूरी नहीं है कि भाई डायरेक्ट आप ऐसे एरिया देख पाओ। भाई डायरेक्ट तो तब एरिया देख पाओगे जब ये ट्रायंगुलर हो या स्क्वायर वे में हो या रेक्टेंगुलर शेप हो, ट्रेपेजॉइडल हो, तब तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो, नहीं अदरवाइज फिर आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। ठीक है, कुछ और सिग्नल्स देखते हैं। तो अभी सिर्फ हम कहां पे रहते हैं, सिर्फ एवरेज डीसी कंपोनेंट पे रहते हैं। बाद में हम इसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको निकाल क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, वो हम देखेंगे। बट कुछ और फंक्शंस देखते हैं कि भाई उनका जो डीसी वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूं। तो फोरियर ने डीसी के बारे में, डीसी कंपोनेंट के बारे में हमें बताया, एवरेज वैल्यू के बारे में हमें बताया कि कैसे निकलती है। ठीक है, हालांकि उसने कोसाइन टर्म्स और साइन टर्म्स को देखने का भी तरीका बताया, बट वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ हम जरा देखिए, कोई दूसरा सिग्नल ले रहा हूं मैं, एक और पीरियोडिक सिग्नल ले रहा हूं दोस्तों, और वो पीरियोडिक सिग्नल कुछ इस तरह का है। ठीक है, वो पीरियोडिक सिग्नल कुछ इस तरह का है, 0 1 2 3। ठीक है, ये है t इन सेकेंड्स। ठीक है, और ऐसे ये पीछे की तरफ रिपीट कर रहा है, ऐसे ही पीछे की तरफ रिपीट कर रहा है। यहां पे एम्पलीट्यूड ले लो 10 और यहां पे एम्पलीट्यूड ले लो -10। मुझे बताना है इस ft की एवरेज वैल्यू। ये मेरा ft है, मुझे ft एवरेज निकालना है दोस्तों कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी। तो इसका टाइम पीरियड बताओ भाई। सबसे पहले टाइम पीरियड क्या आएगा इसका, 2। इसका टाइम पीरियड 2 है। तो हम क्या करेंगे एवरेज के लिए, एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाई टाइम पीरियड। एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाई टाइम पीरियड t। ठीक है, तो एरिया अंडर 1 पीरियड, इसका मतलब अंडर 1 पीरियड मतलब यहां तक का एरिया निकालना है भाई। तो यहां तक का जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही क्या है बताओ जरा, नेगेटिव एरिया है। तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, 0। तो 0/t कर दो, 0 ही आएगा। इसका मतलब इस सिग्नल के अंदर एवरेज कंपोनेंट नहीं है, इस सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट नहीं है, इस सिग्नल की डीसी वैल्यू 0 है, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू 0 है। तो पॉइंट को समझिए, एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होगा दोस्तों, कई बार आपको ये रेक्टेंगल या ट्रायंगल नजर नहीं आएंगे, कई बार शेप थोड़ी अलग होगी। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई सिग्नल इस तरह का है, कोई पीरियोडिक सिग्नल है, और कोई पीरियोडिक फंक्शन बोल दो या सिग्नल बोल दो, एक ही बात है, वो कुछ इस तरह का है दोस्तों। ठीक है, हमने कोई फंक्शन ड्रॉ किया, वो टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे रिपीट कर रहा है आगे पीछे ना, 0 1 2 3 4 t इन सेकेंड्स में है भाई। और ये हाइट दे रखी है आपको 1। ठीक है, इसकी इक्वेशन है t²। तो इसकी क्या इक्वेशन होगी बताओ जरा। ये डिले हो गया, देखो 0 वाला 1 से शुरू हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, t - 1 का स्क्वायर। आपने ऑपरेशंस पढ़े होंगे फंक्शन में, शिफ्टिंग। ठीक है, तो अगर ये t² है 0 से 1 के बीच, तो यही 0 वाला 1 पे शिफ्ट हो गया, तो t की जगह t - 1 कर दो। फिर यही 0 वाला 2 पे शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, t - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, t - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये जो कर्व बने हुए हैं इनकी इक्वेशन दे रखी है ऐसे। ठीक है, और पीरियड क्या है इसका, अगर आप पीरियड देखोगे तो पीरियड कितना है इसका, 1 सेकेंड। अब मुझे चाहिए ft एवरेज। अब यहां पे डायरेक्ट आप एरिया तो निकाल नहीं सकते हो, डायरेक्ट एरिया कैसे निकालोगे, यहां पे आपको कर्वी है ये। ठीक है, ना तो रेक्टेंगल है ना ट्रायंगल है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा अब आपको। तो आप क्या करो, अब आप यहां पे लिखो 0 से लेके 1 तक, और यहां पे लिख दो t² dt। ये हो गया एरिया अंडर 1 पीरियड, और डिवाइड बाई क्या लिख दो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो 1 ही है खैर, तो 1/t यहां पे लिख दिया। तो ये बन जाएगा दोस्तों 1/3। ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इस सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू है वो है मेरी 1/3। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि एवरेज कैसे हम देखते हैं। ये टाइम के इंडिपेंडेंट है। अब थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लेते हैं, बट चलो मतलब हम मे बी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट फिलहाल 1-2 क्वेश्चन मैं और लेना चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं 1-2 क्वेश्चन और लूं और मैं आपसे बोलूं कि भाई जरा देखिए, मेरे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है।
या चलो ऐसे ले लो, पहले इसको ले लो, इसके एवरेज वैल्यू बताओ भाई क्या बनेगी, साइन वेव ले लो पूरा, ठीक है। ये है भाई, टाइम ले लो सेकंड में। आप जरूरी नहीं है कि आप एक्सिस को टाइम में ही लो, एक्सिस को आप रेडियन में भी ले सकते हो। जैसे यहां पे ओमेगा टी ले लो, तो अब ये रेडियन में बन जाएगी, तो अब आपको ये जो पॉइंट है रेडियन में बोलने पड़ेंगे। 0 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 पाई रेडियन। 2 पाई के बाद फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड इस बार सेकंड में नहीं है भाई, रेडियन में है इस वेव का, 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं इसका एरिया अंडर 1 पीरियड निकालूं, तो आप वैसे भी देख सकते हो यहां तक का जो एरिया है वो 0 ही आएगा, तो एवरेज वैल्यू इसके अंदर 0 है, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू 0 है। बट अगर आप इंटीग्रेशन से करोगे तो आप कैसे इक्वेशन लिखोगे, अब आपको इक्वेशन लिखनी भी आनी चाहिए ना, क्योंकि आप गलती से टी में लिमिट डाल दे हो, टी लिख देते हो, गड़बड़ कर दोगे भाई। जरा देखिए, पहले सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखो। इसकी इक्वेशन मैंने आपको सिग्नल वाले चैप्टर में बताया था, फंक्शन वाला जो चैप्टर समझाया था, आपको बताया था साइन वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अपना पेज पलट के देखिए, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये साइन वेव है और एम्पलीट्यूड 10 है, तो 10 साइन ओमेगा टी लिखोगे आप, 10 साइन ओमेगा टी। और इसको इंटीग्रेट, क्योंकि एक्सिस ओमेगा टी में है, तो डी ओमेगा टी करो। इसका एरिया आप ओमेगा टी के साथ ही देखोगे, क्योंकि एक्सिस ओमेगा टी में है। और लिमिट क्या डालोगे, लिमिट भी रेडियन में ही डालोगे। ये है मेरा एरिया अंडर 1 पीरियड। ध्यान से देखो भाई क्या लिखा है, इस बार डी टी नहीं लिखा मैंने, डी ओमेगा टी लिखा है। डिवाइड बाई टाइम पीरियड को फिर 2 पाई रेडियन में, वो भी रेडियन में लिखोगे आप, ठीक है। तो ये 0 ही आएगा दोस्तों, चेक करके देख लो, इंटीग्रेट करके देख लो, 0 आएगा आंसर, ठीक है। आपको यहां से यहां तक का एरिया जो है वो 0 ही है, शेप से पता चल रहा है। अदरवाइज इंटीग्रेट करके देख लो तब भी 0 आएगा, ठीक है। अगर ये टाइम एक्सिस होता तो यहां पे dt लिखते फिर, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं जिनमें आपको इस तरह का अलग अलग एक्सिस जो है वो कई बार अलग दे दी जाती है। कई बार x एक्सिस दे दी जाती है, t की जगह x दे देंगे या कुछ और एक्सिस दे देंगे, कोई भी एक्सिस दे दे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं असल में, ठीक है। जरा देखिए भाई, मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह का सिग्नल है, ठीक है। ये टाइम एक्सिस है, सोचिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हाइट है 10। मुझे बताना है इस ft का एवरेज वैल्यू क्या नजर आएगी, क्या निकल के आएगी, एवरेज वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए इसका पीरियड क्या है। इसका पीरियड है 2, इसका पीरियड है 2, यहां तक का पीरियड है भाई। यहां पे फिर से रिपीट कर गया है, फिर से ये आगे भी ऐसे जा रहा है, पीछे भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। आगे भी ऐसे रिपीट हो रहा है, पीछे से भी ऐसे आ रहा है। तो इसका पीरियड आ गया 2। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें एवरेज निकालने के लिए एरिया अंडर 1 पीरियड निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे तो एरिया फिर 0 ही है, यहां से लेके यहां तक तो कोई एरिया है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। बट एरिया अंडर 1 पीरियड कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका ना तो स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, तो आपको इंटीग्रेशन से लेना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसका एरिया कैसे निकालें भाई, ये कौन सा फंक्शन है। आप ये देखो, अगर मैं इस तरह का फंक्शन ले लेता, साइन वेव ले लेता, सोचिए 1 मिनट के लिए, 0 1 2 3, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है 10, तो यहां पे भी 10 ले लेता, तो इसकी क्या इक्वेशन बनती, बता सकते हो। ये साइन वेव का ही पार्ट है, आगे वाला जो हिस्सा है इस वेव का ही तो पार्ट है, आप सोचिए ना। और इस वेव की क्या इक्वेशन है बताओ, इस वेव की इक्वेशन आएगी 10 साइन ऑफ पाई टी। ये आपको लिखना आना चाहिए भाई इक्वेशन, ये मैंने आपको सिखाया था, फंक्शंस वाले चैप्टर में सिखाया था कि कैसे आप इसकी इक्वेशन लिखते हो। तो ये बनेगा 10 साइन पाई टी, ठीक है। इसी फंक्शन का पार्ट है ये, 0 से 1 देखोगे तो ये भी वही है और ये भी वही है, 10 साइन पाई टी। तो अगर मुझे इधर वाले का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, इस फंक्शन में ये वाला एरिया निकाल दो भाई, एक ही बात है, ठीक है। वही एरिया यहां पे भी आएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा बताओ, एरिया, ये एरिया देखने के लिए ये देखूंगा कौन सी इक्वेशन का पार्ट है, ये इस इक्वेशन का पार्ट है, ऐसे इसको कंप्लीट कर लो भाई, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा, ये बनेगी 10 साइन पाई टी, ठीक है भाई। तो 10 साइन पाई टी का पार्ट है, बट 10 साइन पाई टी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो 10 साइन पाई टी में 0 से 1 तक का एरिया चाहिए, और 1 जो है वो सेकंड में है, एक्सिस मेरी सेकंड में ना, तो dt लिखेंगे अब यहां पे। ये हो जाएगा 0 से 1 के बीच का एरिया, वही एरिया यहां पे भी आएगा। तो आप देखो, हमने ये देख लिया कौन सी वेव का पार्ट है, ये कौन सी वेव का पार्ट है, तो ये इस वेव का पार्ट था, और इस वेव में 0 से 1 तक का एरिया निकाल दो, वही एरिया निकल आएगा यहां पे। डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दो,
टाइम पीरियड इसका 2 है, तो एरिया अंडर 1 पीरियड यहां से निकाल लिया, डिवाइड बाय 2 कर लिया। अब इसको सोल्व कर लो भाई, क्या बन जाएगा 10/2 तो मेरे पास बाहर आ गया, 10/2 तो मेरे पास बाहर आ गया, ठीक है। साइन ऑफ पाई टी का इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा माइनस ऑफ कोस पाई टी डिवाइड बाय पाई, क्योंकि आप टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे हो, और फिर टी की लिमिट डाल रहे हो आप 0 से लेके 1 तक। तो आप क्या करोगे, ये 5 आ गया, ये तो 5 आ गया, और यहां पे देखो अपर लिमिट डालोगे तो कोस पाई बाई पाई, कोस पाई इज -1 और एक और माइनस बाहर है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट डालोगे तो कोस पाई माइनस लोअर लिमिट करोगे तो +1/पाई और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों 10/पाई आ जाएगा। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी दोस्तों वो बनेगी 10/पाई। बड़ा आसान केस था, बस आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, इनमें मिस्टेक आपको नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक वाला पॉइंट यही है जहां पे आप ज्यादातर मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में, अगले एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस को ओमेगा टी एक्सिस बना देंगे, यहां पे ये मेरी ओमेगा टी एक्सिस बनाएंगे भाई, ठीक है, और इसको लिखेंगे पाई, ये बनेगा 2 पाई, ये बनेगा 3 पाई। अब मैं जानना चाह रहा हूं इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी। अब जरा सोचिए इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, अगले एपिसोड में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर इसका सिग्निफिकेंस भी समझेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों एवरेज वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है, उसको भी हम जरा सीखेंगे, ठीक है। तो आज के एपिसोड में यार इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।